लिविंग रिलेशनशिप्स जो आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। जी। क्या कानूनी दायरे के अंदर इन लिविंग रिलेशनशिप्स को कोई मान्यता है? जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको हमारे डीवी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एज अ सीम्स टू बी मैरिज देखा जाता है। अगर कोई पर्सन मैरिड है जी। और मैरिड होने के बावजूद वो अलग से अपने पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे के साथ लिविंग में रह रहा हो, जी। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? आपके पास आया ऐसा केसेस कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार है वो एक मेल है? बिल्कुल। अगर किसी लिविंग रिलेशनशिप में आगे बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को बराबर हक मिलता है जिसने अपना करियर शुरू किया। तो आपने कितने ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस फेस किए, कितने लेवल तक के आते हैं? जैसे होता है ना कि 100 का हम रेशो लें तो इतने % केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के हैं, इतने % सेक्सुअल के हैं, इतने रॉबरी के हैं, इतने मर्डर के हैं, तो कितना % होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का? If I honestly speak on this topic, then you might be or you would be, you won't believe कि somewhere in the corner of the society, in every family, हर कोई गर्ल for a time wants to live. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे, जहां हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि आपके साथ हम नए से नए गेस्ट जोड़ें जो कि समाज के प्रति कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य जो कि समाज में सम्माननीय हों और लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए। तो आज इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, एडवोकेट निष्ठा त्रिपाठी जी से। हेलो मैम। हेलो मैम, बहुत अच्छा लगा आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया ताकि ऑडियंस को हम जागरूक कर पाएँ कि किस तरह से हर जगह पे लीगलाइज्ड गवर्नमेंट ने, हमारे कानून ने हमें जो है प्रोटेक्शंस दी हैं बिल्कुल हर मैटर को लेके। जी। तो आज का जो टॉपिक है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग जो है ना मैरिड या तो मैरिज से भाग रहे हैं, जी। हमें करनी ही नहीं है क्योंकि, और जब हो जा रही है मैरिज तो वो एक अदर पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। लिविंग रिलेशनशिप्स जो आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। जी। तो क्या कानूनी दायरे के अंदर इन लिविंग रिलेशनशिप्स को कोई मान्यता है? मैम, सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी कि मैं बताना चाहूँगी कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको हमारे डीवी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एज अ सीम्स टू बी मैरिज देखा जाता है कि ऐसा रिलेशनशिप जो मैरिज अलाइक हो। जैसे कि आप रह रहे हो साथ में, आप सोसाइटी को साथ में फेस कर रहे हो, सबके बीच में साथ में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सारे नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप्स एंड जो भी रिचुअल्स हैं, नॉट रिचुअल्स बट जो सोसाइटी के कस्टम्स हैं, ठीक है, या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो तो कर रहे हो, आप उनको दिखाते जा रहे हो, ठीक है। तो डीवी एक्ट में ये ऐसा बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप को एक लाइक टू बी मैरिज देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक्सेप्टेंस तो हमारे लॉ में भी है, ठीक है। और मैम, इसको और ज़्यादा वेरीफाई कर देता है एक जजमेंट है जो क्या कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसमें मंजूषा देशपांडे, जस्टिस मंजूषा देशपांडे मैम ने इसमें अपना जजमेंट दिया था। ये केस है ABC वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है कहीं से भी। अच्छा, ये मुझे आज तक नहीं मालूम था कि लिविंग रिलेशनशिप्स जो है लीगलाइज्ड हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप अपने सोशल नेटवर्क देखें, हमारे समाज में आज भी अगर कोई लिविंग में रह रहा है तो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में देखा जाता है उन लोगों को कि जो लिविंग में रह रहे हैं। तो यानी कि इनके पास अगर कोई भी कपल लिविंग में रहता है तो उनके पास बिल्कुल इक्वल जो अधिकार है सरकार, गवर्नमेंट के, एक मैरिड कपल के लिए, लिविंग कपल के लिए भी सेम होते हैं। बिल्कुल मैम, अगर वो मैरिज सीम्स लाइक है, ठीक है, वो रिलेशनशिप सीम्स लाइक मैरिज है, तो बिल्कुल उनके पास वो सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड इक्वलिटीज़ बिल्कुल उनको वो प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। ये हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है। और मैरिज कहीं पे भी आपने अभी तक पढ़ा हो तो इलीगल नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको लीगल बनाने के लिए, या फिर आप अगर एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप इसको और ज़्यादा सॉलिड कैसे बना सकते हैं अपने रिलेशनशिप को थ्रू लीगल, एक लीगल पर्सपेक्टिव से। तो अभी मैम उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट हो गया है हमारे इंडिया का
जिसने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, रजिस्टर्ड होने में शुरू हो गई है। एग्जैक्टली। तो ये रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको वैलिडेशन देता है। अगर कोई पर्सन मैरिड है जी, और मैरिड होने के बावजूद वो अलग से अपने पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे के साथ लिविंग में रह रहा हो, जी, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? ये तो मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, अब जैसा कि एक टर्म सबने सुना था एडल्ट्री। ठीक है, तो एडल्ट्री फिर एक मतलब आईपीसी, जब हमारी पहले आईपीसी थी तो इसमें 497 में एडल्ट्री दी गई थी। ठीक है, कि जो बताया गया था कि ये मतलब एक ऑफेंस है। फिर हमारा एक जजमेंट आता है, ठीक है, जोसेफ साइन वर्सेस इंडिया का एक केस है 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है कि एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, कि मतलब अब ये असंवैधानिक है। अब एडल्ट्री जैसा मतलब कि अगर आप व्यभिचार करते हैं एक क्या कहते हैं शादीशुदा संबंध में होने के बाद, एक वैवाहिक संबंध में होने के बाद, अगर पत्नी का, स्पेशली पत्नी को इसमें कोट किया गया था कि पत्नी का किसी और से संबंध हो, ठीक है, तो वो एडल्ट्री की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो वो है तो मैम देखिए कि मतलब अनएथिकल है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक मेंटल ट्रॉमा भी है। ठीक है, अगर पुरुष ये कर रहा है तो वो महिला के लिए है, और महिला ये कर रही है तो पुरुष के लिए भी है। तो अगर हम देखें तो ये तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उस इंसान को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दे रहे हो कि ये मतलब एक वॉयलेंस ही है, वॉयलेंस है अगेंस्ट योर हेल्थ, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आपने सही कहा। लेकिन अगर जैसे कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अगर एक ऑलरेडी पर्सन मैरिज में यानी कमिटमेंट्स में है अपनी, और कमिटमेंट्स के बाद वो एक अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है जिसमें वो जाके लिविंग में रह रहा है जी, और कुछ टाइम के बाद वो लिविंग रिलेशनशिप को छोड़ देता है जी, और वो वापस अपने पार्टनर के पास आ जाता है जिसके साथ वो पहले से था, तो तब क्या जो लिविंग पार्टनर अदर साइड था, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो अदर पर्सन पे कोई केस कर सकती है कि उसने मुझे सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया या मेरा मिस यूज़ किया गया, इस तरह के कुछ? अगर मैम देखिए, इस अगर दोनों मान लीजिए कि लव एंड अफेक्शन के रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो मेल पर्सन है उसका ऑलरेडी एक जो है मैरिटल रिलेशनशिप है किसी विमेन के साथ, वो चल रहा है, ठीक है, वो कंसेंग्विटी वाले रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, बट उसके इधर आके वो एक रिलेशनशिप और इस्टेब्लिश कर रहा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब उसमें अगर उनके बीच में जो भी फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, अगर वो कंसेंचुअल है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसेंट। ठीक है, कि अगर वो किसी फेक मैरिज प्रॉमिस के थ्रू नहीं इस्टेब्लिश किया गया, मान लीजिए कि उसने कहा हो कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ रहो और मैं अपनी पत्नी को कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा और मैं तुमसे शादी कर दूंगा, अगर इस बेस पे उसने कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की है या सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की है, या फिर आगे चल के उसने ये बोला है कि ठीक है तुम मेरे साथ इस तरह के संबंध बनाओ या मेरे साथ कुछ दिन तक रहो, मैं तुम्हें कोई जॉब ऑफर कर दूंगा, ठीक है, या तुम्हें किसी प्रेस्टिजियस डिग्निटी पे तुम्हें हायर करूंगा, या कुछ भी ऐसा, मतलब समझ रही है मैम, कि कुछ भी ऐसे फेक प्रोमिसेस हों जो टेम्प्ट करते हो आपको कि आप इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, ठीक है, नॉट योर मतलब आपके पूरी इच्छा स्वेच्छा से तो नहीं, ठीक है, पूरी फ्री विल से नहीं, फ्री कंसेंट से नहीं, बट समहाउ एक कंसेंट आपकी है कि इस एक कंडीशन के थ्रू आप आ रहे हो, तब तो वो बेसिकली कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी हो, कोई पार्टनर अगर आपको धोखा देके निकल गया, ठीक है, पहले आप कंसेंट के साथ आए या बिना कंसेंट के साथ आए, बाद में तो उसके ऊपर लिटिगेशंस लगा ही सकता है। अब किसने कोई देखा थोड़ी ना था कि इसने मुझे ये कमिटमेंट्स किए थे तब मैं इसके साथ इस रिलेशनशिप में आई हूँ, और बाद में तो अदर पर्सन तो दूसरे पार्टनर पे लिटिगेशन तो लगा ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि वो पहले कंसेंट से ही हो, दोनों के, हम लोगों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो गया, कहते हैं ना जैसे ट्विन फ्लेम हो गया हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस टाइम वो बाद में कटा तो ब्रेकअप हुआ, तो फिर आप जो मर्जी लगा सकते हो, तो उसके एविडेंस तो नहीं आ सकते ना कि आप किस बात पे आप प्रूफ, कोर्ट किस बात, कौन से एविडेंस को मानता है, क्या एविडेंस तो मैम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एडमिसिबल हो गए हैं कोर्ट में, ठीक है, जो नए लॉ हमारे BNSS और BSA है, ठीक है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो ये एविडेंस कैरी कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी बढ़ गई है। तो कुछ ना कुछ तो आपके पास समवेयर एक कोई फोटो ऐसी होगी, या कोई आपके पास चैट्स ऐसे होंगे, कोई ना कोई आपके मतलब अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो इंसान लव एंड अफेक्शन में करता है यूजुअली, ठीक है, कि मतलब चलो ठीक है कुछ परचेज करना हो गया या कुछ भी ऐसी काइंड ऑफ चीज़ें जो एक मतलब एविडेंटरी वैल्यू रखती हूँ, ठीक है,
कि आप दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट से आए, ठीक है, आप दोनों थे, जब तक आपका बना आप रहे, नहीं बना किसी एक को समझ में नहीं आया तो वो मूव ऑन हो गए जी। तो उस ग्राउंड पे तो देखिए है तो ये पेचीदा, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि क्यों ही जब साथ रह रहे हैं ना, कहते हैं ना कि मीठा मीठा तो मिलके खा रहे हैं, जब कड़वा आया तो एक दूसरे को थू थू किया, तो कोई नहीं कहेगा कि भाई मैं तो बिना अपने कंसेंट के रहा हूँ, या इसने मुझे कोई लालच नहीं दिया। डेफिनेटली अदर पार्टनर तो ये कहेगा ना, इसने तो मुझे लालच दिया था, या इसने मेरा सेक्सुअल अब्यूज किया, मुझे चीजें अलग अलग से सपने दिखा के। बिल्कुल। तो यानी कि अगर उस टाइम पे अगर किसी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास कुछ एविडेंस है तो कोर्ट उसको मानता है। बिल्कुल मानेगी, चाहे उनकी व्हाट्सएप चैट है, चाहे इंस्टाग्राम्स हैं, मेल तो मानी जाती है शुरू से। हाँ बिल्कुल मानी जाती है मैम। और अभी तो जैसे कि चीज़ें इतने हो गए हैं कि आप सोसाइटी में इतनी जगह आपके उठने बैठने हो जाते हैं। अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो 4 आपके जो क्लोज आपके फ्रेंड्स हैं जो नोन हैं, या फिर समवेयर आपका कोई कज़न ही है, समझ रहे हो आप, कि किसी ना किसी कज़न को पता होता है, लाइक बहुत डीप सीक्रेट होता है कि चलो ठीक है मेरे भाई का ये डीप सीक्रेट है, मेरी बहन का ये डीप सीक्रेट है, मेरा कज़न है, किसी ना किसी से तो आपके टर्म्स अच्छे होंगे ना समवेयर, ठीक है, कि जो एट प्रेजेंस आपके लिए खड़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरा ये इसमें ओपिनियन है मैम कि हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी अगर, लेकिन देखिए इसमें भी एक लूप होल आता है कि इसमें बताएंगे कैसे कि कौन सही है कौन गलत है, किसका पर्सपेक्टिव सही है किसका पर्सपेक्टिव गलत है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इसमें बाइफरकेट करना, और इस चीज़ को लिटरली अगर देखा जाए तो टेक्निकली वही मैंने बताया ना कि ये बहुत पेचीदा मैटर हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। तो जिसने पहले से प्लॉटिंग करके चला होगा तो उसने तो अपनी चैट्स भी संभाली हुई होंगी, सब कुछ ही बिल्कुल करके रखा होगा। इन्फेक्शन उसने तो दूर दूर तक नहीं सोचा है कि यार कल को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो इसके में लिविंग में अंदर कोई एज तो निर्धारित नहीं होती होगी, जैसे हमारी वो, जैसे आपने कहा कि लिविंग को मान्यता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ जी, हाँ, और लीगल लॉ में, हमारे लीगल लॉ में इसको मान्यता दी गई है, लेकिन इसकी कोई एज भी सेटल डाउन है? जैसे अभी तो एज तो मैम ऐसी सच कोई सेटल डाउन नहीं है, बट हाँ अगर कोई भी बच्चा या बच्ची अंडर 18 है तो उसको माइनर कंसीडर किया जाता है लॉ में, ठीक है। और हमारे सोसाइटी में भी अब जैसे कि आप देखेंगे कि मैरिज के लिए भी एक एज जो अप्रोप्रिएट एज रखी गई है, लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल। हाँ जी, जो एज ऑफ कंसेंट बिल आया था उसमें यही मेंशन है। तो अगर आप इसके तहत, अगर वो बच्चा 18 साल का है, 18 साल से कम है, ठीक है, या बच्ची 18 साल से कम है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है, तो वो वॉइड है मैम, वो इलीगल है, वो कम्प्लीटली इलीगल है। और इसकी इंफॉर्मेशन कोई भी लाइक सराउंडिंग में या सुओ मोटो कॉग्निजेंस पे या कोई भी है, तो ये जाके आप अपने नियर बाई किसी भी जुरिसडिक्शन में आप इसके लिए एक नोटिस दे सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर ये इलीगल है तो इसके लिए क्या सजा वगैरह दी गई है, क्या लॉ दिए हुए हैं? अगर कंसेंचुअली लड़की लड़के के साथ आई है तो फिर तो ये है कि डांट फटकार के लाइक ठीक है कि फैमिली को इंगेज किया जाएगा इसमें, फैमिली को मतलब पता होना चाहिए, उनके कॉग्निजेंस में होना चाहिए, क्योंकि कल को आप आज की सोसाइटी में आप जैसा देख रहे हो कि ऑफेंसेस लाइक यूं हो रहे हैं, ठीक है, कि रेप हो जा रहा है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, या फिर ले जाके कहीं बेच दिया, ठीक है, कि प्यार में लड़की आ जाती है, लड़का लेके आता है भगा के, फिर ले जाके उसको कहीं बेच दिया, फिर पता चलता है वो किसी ब्रॉथल पे है, अनवांटेडली है, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि फैमिली को इंगेज किया जाएगा इसमें। ओके जी, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया कि जहाँ पे आपको लगा हो कि बहुत ही ये लोग कैसे लिविंग में रह सकते हैं? कोई जैसे आपने कहा कि कहीं जब हम चैट्स वगैरह में होते हैं कोई इन्वॉल्व होता है, आपका क्लोज वन जिसको पता होता है, क्या कभी ऐसा भी कोई केस आपके पास आया कि कहीं क्लोज रिलेशन ही जो है इन्वॉल्वमेंट में है लिविंग्स में या सेक्सुअली किसी तरीके से? हाँ मैम, एक तो मतलब नॉट इन माई रिलेशन बट यू नो म्यूचुअल टू म्यूचुअल, मैंने एक हैं मेरे नोन में, तो मतलब उन्होंने बताया कि मैम ऐसा है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। उनका केस कुछ इस तरह था कि लाइक वो दोनों थे रिलेशनशिप में, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट सडनली क्या होता है कि टॉक्सिसिटी, देखो आप दूर दूर तक रहते हो तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर जब आप 24 घंटे एक इंसान के साथ रहने लगते हो तो आपको लगता है कि यार ये वाला फेस तो मैंने इस इंसान का देखा नहीं था, ये तो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। फिर वहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो क्लासेस धीरे धीरे करके मतलब वो होता है ना कि इतना ब्रूटल उसका आ जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें लड़का ये बोलता है कि क्या कहते हैं,
फिर उसमें क्या हुआ उस मैटर में कि मतलब लड़की जो है उसके साथ रह रही थी, बंदा प्यार तो करता था उससे, लड़की रह रही थी उसके साथ। फिर क्या हुआ, लड़की ने कहीं पे उसको अलग से अटैचमेंट हो गई, लिव इन में रहने के बाद में भी कहीं से उसको किसी से अटैचमेंट हो जाती है। देन क्या होता है कि फिर उस शादी वादी का फिक्स करते हैं ये लोग ऐसे वैसे करके कि ठीक है, बट एंगेजमेंट के पहले पहले वो लड़की कन्फेस कर लेती है कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तुम बहुत डोमिनेटिंग हो और ये सारी चीज़ें हैं, आई कांट मैरी विथ यू। उस लड़के को पता चलता है कि इससे इसका अफेयर है, तो कहते हैं तुम इससे मत शादी करो, बाकी किसी लड़के से कर लो। अच्छा, ये भी है जेलिसी, जेलिसी कह लीजिए, डोमिनेंस कह लीजिए, ठीक है। तो वो नेचर उसको समझ में आता है। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि वो लड़की को गोल्ड डिगर प्रूव करने में लगा हुआ है कि मतलब मेरे पास ये कि इस वे में आया कि मुझे अपने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। मैंने जो उसको गिफ्ट्स दिए थे, मेरे पास सारे ट्रांजैक्शंस के बिल हैं, ये हैं वो हैं, और क्या कहते हैं मतलब इस ड्यूरेशन में उसने इतनी बार अबॉर्शन करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। मतलब मेल ने फीमेल के लिए कहा है सब कुछ, मेल ने फीमेल के लिए बोला, ठीक है, कि मुझे तो ऐसे ऐसे करना है, ये है वो है। तो हमने कहा कि आपने जब वो गिफ्ट्स और वो सारी चीज़ें उसके लिए करी तो क्या उसने डिमांड करी थी आपने? और अगर करी भी थी तो वो आप उस टाइम लव एंड अफेक्शन में कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अभी आपके बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो आप कह रहे हो हमें सब लौटा दो, हमें सब लौटा दो। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड रूल है, कोई नियम, कोई अधिनियम कानून का कि मेल को इसके तहत ऐसे प्रोटेक्शन मिल सकती है, फीमेल को ऐसे प्रोटेक्शन मिल सकती है अगर लिविंग में रह रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप में अगर साथ में रह रहे हैं पार्टनर्स? इसका बेस्ट वे मैम एक ये निकल के आता है कि अगर कोई स्टेट, ठीक है, आपको लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा रहा है, देन यू हैव टू फर्स्ट गो एंड रजिस्टर योर रिलेशनशिप इन दैट स्टेट और इन दैट लॉ, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं, ठीक है, और ये लव एंड अफेक्शन की चीजें हैं जो कुछ भी आपके बीच हो रही हैं। तो कल को इसमें कोई भी एक इंसान उठ के आके, ठीक है, आप पे, ठीक है, एलिगेशंस ना डाले, ठीक है, चीज़ों को बहुत खराब वे में ना लेके जाए, ठीक है, कि ये तो गोल्ड डिगर निकल गई, या तो ये तो फिर मेरे साथ रेप कर रहा था, मुझे सेक्सुअली हैरेस कर रहा था, ठीक है। दोनों साइड से चीज़ें होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि लॉ तो भाई बायस नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है सबके लिए। तो इस चीज़ में तो सबसे बेस्ट वे मैम यही होता है। तो वो अभी इंडिया में जैसे आपने कहा कि लिविंग को मान्यता है, तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक मान्यता दे दी है या ऑल ओवर इंडिया में है? अभी तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ मैम, लेकिन मतलब मान्यता तो एज सच इसके लिए स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं बना है अभी तक। बट हाँ कि कुछ कुछ केसेस में जब ये आए हैं मामले, तो उसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन, ठीक है, उस केस में तो उन्होंने बताया कि ये इलीगल नहीं है। जो चीज़ इलीगल नहीं है मतलब वो चीज़ लीगल है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए रेमेडीज भी होगी, लॉ में प्रोवाइडेड है। अब जैसे आपने पूछा कि मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, ठीक है। तो अगर फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, तो वो डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट उस पर काम करेगा उस लड़की के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट में एक चीज़ मेंशन किया गया है, मेल और फीमेल का कहीं नाम नहीं लिखा है, उसमें हमेशा एक वर्ड यूज हुआ है, दैट एग्रीव्ड पर्सन, और पर्सन में मेल और फीमेल दोनों इक्वली शामिल हैं। ओके, तो ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। मतलब ये हमें बहुत माइन्यूट सी जानकारी है, बट आई गेस कि सबको नहीं पता है। हाँ, नहीं पता होती। जैसे अब आप एडवोकेट हैं, आप उसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो आप हर एक कहते हैं ना, एक एक इज एम आर सबको एप्रोप्रिएट जगह पे मैनेज करेंगे। और जो एक नॉर्मल ऑडियंस होगी, चलो ठीक है यार, हाँ, वो कहीं पे इज यूज कर रही है, कहीं आर यूज कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। मैम प्री माइंडसेट भी हमारी सोसाइटी में बहुत चलता है कि ठीक है, अगर डोमेस्टिक वॉयलेंस वर्ड यूज हो रहा है तो इसकी विक्टिम जरूर है कि औरत ही होगी। आपके पास आया ऐसा केसेस कि जहाँ पे डोमेस्टिक वॉयलेंस का जो शिकार है वो एक मेल है? बिल्कुल। कैसे? मैम ये केस आपके गाजियाबाद का है। जी। तो हुआ ये था उसमें कि वो जो बंदा था, एक्चुअली उसकी दो बहनें थी, दोनों एनआरआई थी, उसके मदर फादर थे और वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का। तो उसकी शादी हुई, उसके बच्चे थे, एक उसका बच्चा था। तो उसकी वाइफ ने पहले तो ये बोला कि क्या कहते हैं, शादी कुछ दिन ठीक चली, तो उसकी वाइफ ने पहले ये बोला कि मैं तुम्हारे सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, मतलब मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, मुझे अलग से कमरा चाहिए।
तो उसने क्या किया, क्योंकि वो अकेला बेटा और उसकी दोनों बहनें बाहर, तो उसके माँ बाप बूढ़े हैं, कौन देखेगा। तो उसने क्या किया कि उसी अपार्टमेंट में एक और फ्लोर ले लिया उसने, ठीक है, एक और फ्लैट ले लिया। तो बोला कि ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साथ में रह सकते हैं, ऐसे मैं तुम दोनों को, अपनी दोनों फैमिलीज को देख लूंगा। उसने सेटल डाउन करने की कोशिश की इनिशियल स्टेज पे। देन क्या हुआ कि उसने बोला कि ठीक है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहूँगी, तुम्हारे पेरेंट्स नीचे वाले फ्लोर पे रहेंगे। तो उसने ये बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं नीचे वाले पे रहूँगी, तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो बूढ़े हैं, उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी और सारी चीज़ें हैं। फिर भी वो मान गया, इस पर भी कन्विंस हो गया। देन उसकी सिस्टर्स आती थी, वो NRIs थी, तो वो बोली कि तुम्हारी बहनें क्यों आती हैं, और उसकी सिस्टर साल में एक बार आती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसके टॉर्चर का लेवल बढ़ने लगा, ठीक है, कि समटाइम्स ये करना, फिर आ रहा है तो तुम लाइक खाना बना के नहीं रखना, या कुछ भी ऐसे, मतलब वो बेचारा आने के बाद कुक को भी मना कर देना कि आज हम बाहर खाने को जाने वाले हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत हैम्पर करती हैं, ठीक है, किसी की भी मेंटल हेल्थ को बहुत हैम्पर करती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर कोई भी इंसान इतना ज़्यादा, एक्चुअली वो बिजनेसमैन था, वो उसके पास इतने सारे काम हैं, वो सारी चीज़ें करके आ रहा है, अपने पेरेंट्स को भी देख रहा है, अपनी वाइफ को भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चे को भी टाइम दे रहा है। फिर उसका बच्चा कि हमें दादा दादी के पास जाना है, तो बच्चे को नहीं जाने देना, ठीक है। तो उसकी बहनें आई, तो उसने हद तब पार हुई कि जब उसने बोला कि तुम्हारी बहनों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा, वाइफ ने एलिगेशन लगाया हस्बैंड पे। ओ, इसीलिए तुम्हारी बहनें आती हैं। और वो ये एलिगेशन तो लगा नहीं सकती थी कि पैसे देते हो, क्योंकि उसकी बहनें NRI वेल सेटल, तो ये एलिगेशन तो कहीं से फॉल नहीं होता था। तो उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि तुम्हारी सगी बहनों से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसने बोला कि ऐसा है कि अब मैंने बहुत कोशिश कर ली सेटलमेंट करने की, मैंने बहुत कोशिश कर ली ये कि मतलब हमारी मैरिज ना टूटे, ठीक है, बट चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, तो प्लीज़ अगर हम म्यूचुअली सेपरेट हो जाएं तो ये बेस्ट होगा। तो उसने बोला कि मैं क्यों जाऊँ छोड़ के घर, मेरा घर है, ये है, वो है, मतलब ऐसे वैसे करके। फिर और लिटरली जब वो ये वाक़या बता रहा था अपना, ये इंसिडेंट, उसने जब मतलब पहले तो कॉल किया तो मैं बिज़ी थी, तो फिर उसने जब वापस कॉल किया तो वो औरत उसकी घर में है, वो लिटरली अपने बाथरूम में बैठ के ये कहानी मुझे बता रहा था। उसको इतना अलाउ नहीं था कि वो किसी से बात कर ले उसके सामने, अपनी वाइफ के सामने। और वो बिजनेसमैन पर्सन, वो बिजनेसमैन पर्सन, और एक तरह का टॉक्सिन रिलेशनशिप को झेल रहा था। एग्जैक्टली। तो देखो, रिलेशनशिप्स तो टॉक्सिन्स किसी के भी हो सकते हैं, पार्टनर्स के भी, पेरेंट्स के साथ भी, जैसे अपने किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो लॉ में सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही कुछ लॉ बने हुए हैं, या जैसे कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बन रही, या बच्चों की नहीं बन रही पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे भी कुछ दिया गया है लॉ के अंदर कि आप अपने आप को आपके प्रोटेक्शन के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है मैम। जैसे कि मान लीजिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का है टर्म है, ठीक है, ये हर कैटेगरी में फॉल होता है अगर आप देखें तो, ठीक है। हाँ, जैसे कि आजकल आप देखेंगे कि लोग ना ओल्ड एज होम में बहुत जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ किया, बाद में वो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे। तो उसमें क्या जो ओल्ड एज पेरेंट हैं वो उन बच्चों के ऊपर कुछ क्लेम कर सकते हैं? कहीं लॉ में ऐसा है? मेंटेनेंस ले सकते हैं? मेंटेनेंस बिल्कुल ले सकते हैं मैम। ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी दिया हुआ है, और इससे पहले जब हमारा जो लॉ है, नया लॉ जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन के आया, ये CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से था, तो इसमें भी मेंशन था। हाँ, मेंटेनेंस वो ले सकते हैं, अगर लीगल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली ले सकते हैं। और इसमें मेंटेनेंस में जरूरी नहीं है कि लड़का ही मेंटेनेंस दे, अगर उसकी बेटी है और वो सक्षम है देने में, तो ये वो भी बेयर करेगी। जैसे एक लॉ हमेशा से हमने सुनते आए हैं कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे बेटे का हक है लेकिन बेटी का नहीं है। पीछे एक न्यूज में भी सुना कि अब बेटी का भी बराबर हक है। बिल्कुल, ठीक है। तो क्या पेरेंट्स की लाइबिलिटीज के ऊपर भी बच्चों का बराबर हक होता है, या सिर्फ बेटा ही उन लाइबिलिटीज का दावेदार होता है, वही हकदार होता है कि लाइबिलिटीज सिर्फ बेटा भुगतेगा? हाँ। और अगर जो एसेट्स हैं वो बेटी भी हिस्सा लेगी? हाँ। ऐसा है कि बिल्कुल है मैम। एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था अभी कुछ टाइम पहले, जो आप बता रहे हैं कि ओल्ड एज होम में जैसे लोग जा रहे थे, शेल्टर हो रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो उसमें एक ये जजमेंट, एग्जैक्टली वो केस का नाम तो मैं स्किप कर रही हूँ अभी, बट वो जजमेंट ये था कि अगर पेरेंट्स चाहें
पेरेंट्स ने कोई विल बना के रखी है, कोई वसीयत बना के रखी है, ठीक है, और वो ओल्ड एज में जाते जाते अगर वो बच्चा या बच्ची, ठीक है, उनको निकाल देते हैं घर से, ठीक है, लाइक वो ऐसे हो सकते हैं, तो पेरेंट्स के पास पूरा ये राइट है कि वो अपने विल को वापस ले सकते हैं, पूरा राइट रहता है, पूरा राइट है। और जैसे कई बार मैंने ऐसा सुना, क्योंकि सोशल लाइफ में रहते हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क करते हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जब पेरेंट्स के पास अच्छी प्रॉपर्टी है तब तो बेटा बेटी बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर कर्जा है तो वो पीछे हट जाते हैं जी। तो जैसे पेरेंट फादर ने कोई लोन लिया हुआ है या मदर ने लोन लिया हुआ है, क्या उस लोन की लायबिलिटी उन बेटा बेटी पे आती है कि सिर्फ वहीं तक खत्म है, सिर्फ पेरेंट्स तक ही? नहीं, अब ये चीज़ तो मैम डिपेंड करता है, ये बेसिकली मैटर हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट का, ठीक है, या फिर मतलब कि अगर वो प्रॉपर्टी देखिए इनहेरिट होने वाली है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो फादर्स या मदर्स की प्रॉपर्टी होती है उसको ओन कौन करता है आगे चल के, इनहेरिट कौन करता है, उनका बच्चा करता है, उनका बच्चा करता है, जाहिर सी बात है। तो इसका बिल्कुल जो लीगल लायबिलिटी बनती है वो उनके बच्चों की ही बनती है, ठीक है। अब वो जो क्लेम होगा उसके ऊपर, ठीक है, अगर उनकी कोई वारिस नहीं है, ठीक है, तब तो वो फिर मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर जो उनकी प्रॉपर्टी बचती है उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, फोरफीट कर लेगी, या बैंक में अगर मान लीजिए कोई बैंक वाले उसको क्या करेंगे, फोरफीट कर लेते हैं, ठीक है, वो उनके उसमें आ जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि वो उससे से अपना इंस्टॉलमेंट या जो भी उनके ड्यू अमाउंट्स हैं, अरियर्स हैं, वो उनसे जाते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ है तो वो उनके बच्चे ही उसको आके जो है उसका पूरा पेमेंट फाइनलाइज उसको करते हैं। अगर किसी लिविंग रिलेशनशिप में आगे बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को बराबर हक मिलता है कि प्रॉपर्टी वगैरह पे पेरेंट्स के पूरे उसके लिए है, प्रोटेक्शन है पूरी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बाकायदा मेंशन है ये चीज़ कि अगर सबसे पहली बात तो ये जानने की है कि जो मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा हो रहा है, ठीक है, वो बच्चा हमेशा लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, वो कभी इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा, वो नाजायज संतान नहीं होता, बच्चा कभी भी नाजायज नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे लॉ ने बहुत लाउड एंड क्लियर बता दिया कि कोई भी बच्चा हो उसकी लेजिटिमेसी हमेशा होती है, ठीक है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में आप पढ़ लो, चाहे आप वो क्या कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ लो, ठीक है, तो बच्चा कभी भी इलिजिटिमेट नहीं होता है। अभी जैसे लिविंग में रह रहे हैं, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया और फिर लिविंग रिलेशनशिप भी टूट गया, उस केस में बच्चे का तो उस केस में अगर बच्चा हो गया है और जिसके साथ वो महिला थी, ठीक है, उसके फादर की प्रॉपर्टी में ही उस बच्चे का हक है, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक नहीं होगा। अच्छा, ओके, ठीक है, उसके फादर की ओन जो प्रॉपर्टी जो उसके फादर का हिस्सा है, ठीक है, उसमें एक हिस्सा उस बच्चे को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वो हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है, लाइक जो उसके दादा के साइड से चली आ रही है, ठीक है, या फिर उसके ग्रैंडफादर 4 ग्रैंडफादर्स के टाइम से चली आ रही है, उसमें नहीं होगा। बट जो फादर ने खुद से बनाई होगी अपनी इनकम से, या उसमें हिस्सा होगा। जो उसके फादर के हिस्से में जो प्रॉपर्टी फॉल हो रही होगी, लाइक मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है उनके ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दी, ठीक है, अब उसके फादर के हिस्से में से वो एक हिस्सा ले सकता है। ओके जी। एज ए एडवोकेट आपने क्या अपनी लाइफ के चैलेंजेस फेस किए हैं? एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर या एडवोकेट, लिटिगेशन बहुत टफ है, क्योंकि हमारे पास एज सच देखा जाए कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, और लिटिगेशन में कहा जाता है कि अगर ये वो पेड़ है, ये वो पौधा है जिसे आप लगाओगे, सींचते जाओगे, सींचते जाओगे, सींचते जाओगे, जब इसका फ्रूट वाला टाइम आएगा ना, फल देने का टाइम आएगा, तो तब तक आप बूढ़े हो जाओगे। और अगर आपका कोई है, ठीक है, लाइक आपका बच्चा है या आपके मतलब लाइक सिबलिंग्स हैं या कोई भी है, तो उसका एडवांटेज उसको मिलता है। और चैलेंजेस तो मैम ऐसे हैं कि केसेस ऐसे आते हैं समटाइम्स, तो जो ऑफेंडर्स होते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द केस, वो आगे ऐसे मतलब टॉन्ट करके चले जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स अटर करके चले जाएंगे बाई साइड। मतलब कि लाइन चाहे आप लीगल लाइन में हो तब भी आपके साथ इलीगल एक्ट्स होते रहते हैं। एग्जैक्टली अब मैं किसको बताते फिरूंगी कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं केस कर सकती हूँ। अब लॉ तो मैम ये भी है कि अगर कोई भी इंसान किसी इनएप्रोप्रिएट वे में, ठीक है, किसी विमेन को 33 सेकेंड से ज़्यादा घूरता है तो वो भी कानूनन अपराध है। आपको पता था ये बात? नहीं, मुझे नहीं मालूम थी ये बात, लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहूँगी कि ये हमारी जुडिशरी के अंदर ये है कि आपकी जो न्याय है ना वो भी बहुत महंगा किया हुआ है। मैं कई बार
सुना है कि किसी एडवोकेट की एक हेयरिंग की फीस जो है 1 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है। अगर कोई ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, वो तो अगर सिर्फ एक हेयरिंग की इतनी है तो पूरे केस की कितनी होगी। हमारी जुडिशरी सिस्टम में हमें सबको मालूम है, इंडियन लॉ के अंदर डे 1 तो वर्डिक्ट नहीं आता। हाँ जी। ठीक है, तो जो अनअफोर्डेबल पर्सनस है, यानी कि वो तो उस लॉ की कैटेगरी में नहीं आते, आप वहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। इसके लिए कहीं कुछ नहीं बनाया गया कानून संहिता के अंदर कि किस तरीके से एक आम आदमी भी हर कानून जो बने हैं उसका बेनिफिट ले पाए। मैम देखिए कि इक्वल राइट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल लॉ टू एवरीबडी, ये सेक्शन 14 में तो प्रोवाइडेड, सॉरी आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड है। ठीक है कि लॉ का जो वितरण है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इक्वल होना चाहिए, सबके में समान रूप से होना चाहिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिख के आ गया है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है कि पॉक्सो का केस है, ठीक है, या फिर रेप का मैटर है। ठीक है, पॉस्को केस क्या चीज़ है? पॉस्को को थोड़ा सा डिकोड कीजिए। पॉक्सो का सबसे पहले तो मैं इसके फुल फॉर्म्स पे जाना चाहूँगी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इट्स पॉक्सो। ठीक है, ये 2012 में आया था, ये एक्ट बना था। ठीक है, और ये बच्चों के अगेंस्ट जो यौन शोषण है, ठीक है, या फिर जो यौन हिंसा है, उसके अगेंस्ट है ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, कि मतलब बच्चों के साथ अगर मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा सेक्सुअल मतलब एक्टिविटी हो जाती है, लाइक रेप हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट क्या है, स्पीडी ट्रायल करती है। उस केस को विद इन अ ईयर आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है, उस पर प्रॉपर वर्डिक्ट आ जाती है 1 साल के अंदर। और सेम होता है आपके रेप के केस में। ठीक है, जितना हीनियस ऑफेंसेस होता है कोर्ट स्पीडी ट्रायल को प्रेफर करती है। कोर्ट ये सोचती है कि किसी भी मतलब मुकदमे को बहुत लंबा ना खींचा जाए। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, बट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि लाइक चार्जशीट ही नहीं बनी है, चार्जशीट का टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने कौन सा मर्डर केस अभी एक आया था, श्रद्धा मर्डर केस, लिव इन रिलेशनशिप पे मर्डर तक भी होता था। श्रद्धा वाडकर मर्डर केस जो बहुत उसमें उस बच्चे, ये दिल्ली का ही था उस, हाँ थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में नहीं मालूम। श्रद्धा मर्डर केस तो बहुत पॉपुलर था लोगों के बीच में उस टाइम पे कि कब का है ये केस? ये केस तो मैम अभी रिसेंट का है, आई गेस लास्ट ईयर का है, 2024। हाँ 24 का है। कि उसमें वो लिव इन में रह रही थी, फिर उसके बाद में टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, डोमिनेंस में आता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उस लड़की को मार देता है, उसके पीसेस जो है फ्रिज में स्टोर कर देता है। ये मैंने सुना था, ये मैंने और सुना, यही नाम नहीं दिल्ली का- मालूम था मुझे, हाँ, मैंने नहीं सुना था। दिल्ली का ही मैटर था वो। ठीक है, और उसने खुद जाके कन्फेस, जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने कन्फेस कर लिया दैट आई डिड, मैंने किया है। और रीजन क्या दिया? रीज़न कुछ नहीं था, रीज़न कुछ भी नहीं था। रीज़न ये था कि वो लड़की एग्रेसिव हुई, उसने मतलब दोनों में हाथापाई हुई, और वो सिनेरियो इतना ज़्यादा मतलब ब्रूटल हो गया, इतना ज़्यादा मतलब इंसेन हो गया वो बंदा कि उसने उसकी जान ले ली और अपने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। डेली एक एक पीसेस को वो थ्रो आउट करता था। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से इतने बुरे रिजल्ट तक जा पाता है, या एक व्यक्ति की साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है। कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट ट्रॉमास होते हैं जो आपको हैम्पर करते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, ये मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है आपकी। लाइक आपका कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है जो सप्रेस हो गया है, आपका एंगर तो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, आपके एंजाइटीज, आपके एंगर्स, जो आपका जो एंगर है वो सप्रेस होता जा रहा है, सप्रेस होता जा रहा है, उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन आपके अंदर का वो जो बीस्ट है ना, वो बाहर आ जाता है। डेफिनेटली। तो यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बच्चों का चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल, जितना अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा उतनी अच्छी उनकी अपब्रिंगिंग होगी, क्योंकि आज जो बच्चे वो आने वाला कल हमारा फ्यूचर है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट एक मतलब बच्चे के लिए। ठीक है, कि जो अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, जैसे कि आजकल तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे मतलब उस पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप उन्हें पढ़िए तो आपको समझ में आएगी कि आज के टाइम के और हमारे टाइम के जो बच्चे, जो जनरेशन गैप है ना, इनके साइकोलॉजी में भी बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है। आज के बच्चे क्विक लर्नर है, गैजेट्स फ्रीक हैं, गैजेट फ्रीक है, इनका जो कॉग्निटिव सेंस है उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। लेकिन आज की जनरेशन जो है उनके पास पेशेंस नहीं है। ट्रू। अगर आप
मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं या अपने फादर्स वगैरह की बात करूं, तो उन लोगों को अगर जिससे वो हमारे साथ डिस्क्राइब करते थे 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो ये मुझे बताते थे। जिस टाइम हमारी ग्रैंड मदर थी, तो वो बताया करते थे कि जिससे 1947 पार्टीशन हुआ तो हमने ऐसा टाइम भी देखा कि लोगों ने अपने यूरिन्स को ठंडा करके पानी की तरह उन्होंने पिया। तो वो मजबूरी के अंदर भी उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की। ये चीज़ें भी सुनी कि जैसे कोई बहुत मेहनत, बहुत पैसा वैसा था और 47 में जैसे पार्टीशंस हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा जी। तो पूरी हार्डशिप कर रहे हैं, तब भी वो एक्टिव हैं जी। उन्होंने। और हमारी आज की जनरेशन गैजेट्स के साथ होने की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी रुक गई है। बिल्कुल। अब फिजिकल एक्टिविटी रुकने से क्या है कि वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर्स नहीं है। बिल्कुल। ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारी टॉक्सिन्स रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि हर पार्टनर जो है एक्सपेक्टेशन रखता है दूसरे से कि मेरे लिए ऐसे करे। और वहाँ पे इक्वालिटी की बात आ जाती है कि हस्बैंड कहता है वाइफ को कि मैं बाहर से काम करके आया हूँ, वाइफ कहती है मैं बाहर से काम करके आई हूँ, लेकिन क्या है फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों में नहीं है कि भाई हम तो थक के आए हैं और अब हम नहीं कर सकते काम। बिल्कुल। तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा एनवायरनमेंट, जैसे आपने कहा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। वो ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा भविष्य हो, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग जो सिर्फ डर की वजह से मानते हैं, हाँ, प्यार से नहीं मानते हैं। हाँ। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लोगों की शायद नहीं होगी, लेकिन ये मैंने पर्सनल ओपिनियन है। और कोर्ट तो वैसे ही जो है, जो हमारी जुडिशरी है, कहीं ना कहीं अपने एक्ट्स बनाती रहती है। आपने एज ए जिस टाइम अपना करियर शुरू किया, तो आपने कितने ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस फेस किए, कितने लेवल तक के आते हैं? जैसे होता है ना कि 100 का हम रेशो लें तो इतने % केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के हैं, इतने % सेक्सुअल के हैं, इतने रॉबरी के हैं, इतने मर्डर के हैं, तो कितना % होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का? If I honestly speak on this topic, then you might be or you would be, you won't believe कि somewhere in the corner of the society, ठीक है, in every family, हर कोई गर्ल फॉर अ टाइम मॉलेस्ट हुई है। यू वोंट बिलीव इट। आप किसी एक बच्चे से पूछो ना कि चाहे वो इनअप्रोप्रिएट वे में उसने टच को फील किया, ठीक है, ग्रैबिंग को फील किया, क्या है वो? सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है, ठीक है। अभी नोएडा में एक अभी रिसेंट की मैं बात बताती हूँ आपको। नोएडा में क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं और मेरी फ्रेंड स्वाति, ठीक है, तो उसने क्या हुआ बताया मुझे कि बच्ची है 14 साल से कम की बच्ची है, ठीक है, वो खेलने जाया करती थी। तो बगल में अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का गार्ड है, गार्ड की उम्र 60-62 साल होगी। उसने बच्ची को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, गार्ड ने। हाँ, ही स्क्वीज्ड हर ब्रेस्ट, टच्ड हर इन एप्रोप्रिएट वे, ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दिस इन दिस वे, ठीक है। अब वो बच्ची जब उसने बोला, उसने रेसिस्ट किया, उसने बोला कि मैं अपनी मदर से कंप्लेन करूंगी। और उसकी मदर सिंगल पेरेंट, फादर नहीं है उस बच्ची के, उसकी मदर लेबर है, लेबर क्लास से आते हैं वो लोग। ओहो। तो उसने उस बच्ची को पता है क्या बोला? बोला कि क्या कहते हैं, अगर तुम ये बोलोगी ना तो मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत कर दूंगा कि तुम लड़कों के साथ खेलती हो। बच्चे को बोला। कैन यू बिलीव कि ये डिस्क्रिमिनेशन लड़का और लड़की वाला। एक 14 साल से भी कम उम्र की बच्ची है, उसको पता नहीं है कि उसके लिए तो वो भी बच्चा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो दोनों साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली माहौल है वहाँ पे, ठीक है, वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है, ठीक है, लव एंड अफेक्शन वाला। उस बच्चे के अभी क्या, उसकी ग्रोइंग एज है भाई, ग्रोइंग एज है, अभी उसको पता ही नहीं है, उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसे कुछ पता ही नहीं है अभी तो उसकी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसने ये कह के उसको सप्रेस कर दिया बच्ची को, बच्ची चली गई, ठीक है, शॉक में, इमोशनल शॉक में चली गई। उसकी माँ ने बहुत, जब उसका खाना पीना छूट गया, इस तरह की मतलब इरेगुलर एक्टिविटीज़ उसने देखा कि जो अनबिहेवियरल चीज़ें उसके मतलब डेली रूटीन में होने लगी, तो उसकी मदर ने पूछा, तो संभाव करके उसकी मदर को पता चला। फिर उसके बाद क्या एक्ट किया? उसके बाद तो फिर हम लोगों ने यही कहा कि जिस सोसाइटी में पहले तो वो गार्ड है, पहले वहाँ के ऑनर को कंप्लेन करो कि अगर आज ये इस बच्चे के साथ कर रहा है तो कल को क्या आपको लगता है कि वो सोसाइटी की बच्चियाँ सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है, नहीं सेफ है। और सेक्सुअल अब्यूज़ जो है, जो पॉक्सो एक्ट है, ये केवल लड़की के लिए नहीं है कि फीमेल चाइल्ड, नो, इट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन में कौन आता है? एक बेबी गर्ल भी आती है, एक बेबी बॉय भी आता है,
लड़का भी आता है, एक लड़की भी आती है, तो ये दोनों के लिए है। आजकल आपने एक मूवी आई थी अलीगढ़, मनोज बाजपेयी की थी, अच्छा, ठीक है, ये ट्रू इवेंट स्टोरी थी। उसमें एक सीन होता है कि वो बच्चे झुग्गी के रहते हैं और एक रिक्शा वाला रहता है, उस बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, लड़का रहता है वो बेसिकली, और वो जो उसमें 2 भाई रहते हैं, छोटे वाले भाई को भगा देता है वो, अच्छा, कि तू मत जाना उसके पास, हाँ, वो सेक्सुअल अब्यूज करेगा। मतलब कि लोगों की मेंटेलिटी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। एग्जैक्टली तो Words ये नहीं है। बहुत मतलब अंदर से ना बहुत शेकिंग होता है जब हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं ना, या फिर जब हम रेस्क्यू में या फिर ऐसे जगहों पे जब मैं और स्वाति जाते हैं, ठीक है, अपने NGOs के लिए या फिर चीज़ों के लिए, या फिर मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस जब आते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी क्रूएल है। और क्या वो मतलब बच्ची हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपने बताया कि कितने % का रेशियो, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 100% का हम 100% में परसेंटेज देखें तो 70% तो ऑलमोस्ट है ही है। और 90% के केस में मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी गर्ल एट देयर एज वो अपने घर में, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं मॉलेस्ट हुई है। आई एम नॉट यूजिंग वर्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉइट, बट मॉलेस्ट इज व्हाट, कि कहीं आपको इनअप्रोप्रिएट वे में टच कर दिया, ठीक है, लाइक आपको समवेयर स्क्वीज कर दिया, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसी डिपिक्ट कर रहा है, लाइक अपने कुछ ऐसे ऑर्गन्स डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, या फिर लाइक फिल्म के थ्रू, कैरिकेचर के थ्रू। आजकल पॉर्न मूवीज जो बहुत चल रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न रहता होगा सेक्सुअल। बिल्कुल, हम जितना ज़्यादा गैजेट फ्रीक होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को जितना ज़्यादा गैजेट फ्रीक बनाते जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं निकल के तो आएंगे ना। आपने कभी ऐसा कोई केस फेस किया जहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट हुई और किसी ने ये कहा क्योंकि मैंने तो पॉर्न मूवीज़ देखी थी, उस वजह से मैं जो है कहते ना बहक गया, कभी आया कोई केस ऐसा? एक औरत थी, ये मैराइटल रेप केस में फॉलो होता है। और मैं बता दूं, ये आज मैं बहुत लाउड एंड क्लियर बोलूँगी कि अगर कोई भी अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कंसेंचुअल नहीं है, अगर वो वाइफ के केस में कंसेंचुअल नहीं है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, चाहे कपल मैरिड है। हाँ, दिस इज़ नॉट अमाउंटिंग टू रेप, बट दिस इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन इटसेल्फ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एक मैटर ऐसा हुआ था कि वो आई और लिटरली मतलब टेंडर एज में है वो औरत, नॉट सो, बट वो बोली कि मैम पी लेता है, और पीने के बाद फिर मैं अगर रेसिस्ट, मतलब नॉट रेसिस्ट, बट मैं अगर कंसेंट नहीं दूँ, कि अब शरीर साथ नहीं देती, एक उम्र हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है औरतों का और सारी चीज़ें, मैं एक सोचिए मतलब इतना इस उम्र में भी, समझ रही हैं आप कि इस उम्र में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि मेनोपॉज मतलब उसका आने वाला है, अबाउट टू है या नहीं हुआ, जो भी है। तो उसने बोला कि मैम अगर फिर मना करो, तो बोलता है कि ठीक है, देन डू इट इन अननेचुरल वे। फिर ज़बरदस्ती भी होती है और सब कुछ नेचुरल वे भी होता है, बिल्कुल होता है, उसमें फिर प्रॉब्लम्स है। और फिर इतने, तो ये जो आप कह रही थी कि क्योंकि मैंने पॉर्न देखा मैं बहक गया, या मेरा मन करता, या मुझे क्रेविंग होती, आजकल की तो मतलब मैं आपको बताऊं कि 50 to 55% जो मेल्स हैं, वो ये उनकी एक्सपेक्टेशंस पता है क्या है, कि जैसा हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसा हमें पिक्चराइजेशन की जा रही है, आप वैसा परफॉर्म करो उनके सामने। ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि मैम बोलता है ये करो, मैम बोलता है वो करो, कैसे करूँ। और वो औरत इतने ज़्यादा लव एंड अफेक्शन में है कि वो अपने पति को बुरा भी नहीं बना रही है। बोलिए मैम ऐसा तो नहीं है, मुझ में कोई कमी है, अच्छा, बट मुझसे नहीं होता है। इस स्टेट ऑफ माइंड से भी आते हैं, क्योंकि पति तो परमेश्वर है। तो फिर जिस टाइम वो आपके पास आते हैं तो वो क्या अप्रोच करने आते हैं? वो अप्रोच ये करते हैं कि मैम लाइक लीगल रेमेडी के लिए तो फॉर श्योर नहीं आते हैं, कुछ आते भी हैं तो मैम मैं तो हार्श रियलिटी बताऊं तो अभी तो बहुत तेज़ में आएंगे कि हाँ मैम केस करना है, केस करना है, केस करना है, फिर दूसरे दिन मैम जाने दीजिए ना, पति है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, ठीक है, और घर वाले इतने साउंड नहीं है फाइनेंशियली, ठीक है, तो मैं क्या घर पे क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये एज अ प्रेस्टिजियस सोसाइटी में रहने के बाद एक कोई भी विमेन होगी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि हमें सेक्स एजुकेशन दी ही नहीं गई है इंडिया में, जो आज के डेट में मैंडेटरी होनी चाहिए। क्योंकि इतना, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि कितना गैजेट फ्री हो चुके हैं, हर चीज़ ओपनली मिल रही है सबको। पहले नहीं था ना, सब कुछ थोड़ा पर्दे में था।
एक एज के बाद आपको पता चलता था, लेकिन आजकल नहीं। आजकल मैं देखती हूँ 6-7 साल के बच्चे भी हैं जो है ना, उनको पता है, चाहे उनको ये चीज़ नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो चीज़ें अप्रोचेबल है उनके लिए, बिल्कुल अप्रोचेबल है। बिल्कुल। तो वो गैजेट्स कहीं ना कहीं तंग भी कर देते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सिक्योरिटीज़ का होना चाहिए। अब आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी टू यूज है, स्क्रॉल ही करना है, जस्ट फिंगर, यू हैव टू स्वाइप योर फिंगर, दैट इज। और वो हर बच्चा कर ले रहा है, हर बच्चा कर रहा है। आप उसको खोल के दे तो दे रहे हो, बच्चा चुप हो जा रहा है, रो नहीं रहा है, ठीक है, भूल गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बट उसमें आपकी फीड कैसी है ये आपको पता है, बट आप उस टाइम इस सेंस में नहीं हो, आपकी फीड में क्या आ रहा है, या रैंडम फीड में भी समहाउ आ जाती हैं, ठीक है। आप वही पता स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बंदा कहता है कि ओ ये क्या हो गया, तो मेरी फीड में था ही नहीं, और एग्जैक्टली अब बच्चे के हाथ में आएंगी तो वो चीज़ें खराब करती हैं। बिल्कुल, उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि तो यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, आप एज ए एडवोकेट वर्क कर रही हैं, तो मेरे को लगता है कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर तो काफ़ी वर्क होना ही चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हम लोग काम करते हैं इसके लिए भी कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, बट स्कूल्स में एक्चुअली ये इनिशिएटिव देखा जाए तो हमारे शिक्षा मंत्रालय का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी मैंडेटरी है, एनसीईआरटी मैंडेटरी है, ठीक है, हर कोर्स में, हर एजुकेशन कोर्स में एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है, तो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट क्या कहते हैं, एक ऐसा वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ तो आप कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लॉन्च कर दें, ठीक है, नॉट डेली बेसिस बट लाइक वंस इन अ मंथ करें, ताकि उनको बस थोड़ी सी नॉलेज हो कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। जो गैजेट्स की वजह से अननेचुरल सेक्स का आ जाता है, पीछे कई सारे केसेस सुने कि मेरे से अननेचुरल सेक्स की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एटलीस्ट वो चीज़ें तो ना हो, जो सोसाइटी के नियम्स हैं, चीज़ें हैं, उसके हिसाब से। बिल्कुल। जब किसी भी लिविंग रिलेशनशिप है अगर, या मैरिड कपल है, जब वो आगे एक बढ़ता है कि मुझे अब जो है लीगल प्रोसीडिंग करनी है, तो क्या उससे पहले वो कोई काउंसलिंग वगैरह भी की जाती है, या डायरेक्टली आप सीधा लीगल फॉर्मेट में चले जाते हैं? देखिए, अगर आप काउंसलिंग प्रेफर करते हैं तो आपकी काउंसलिंग लीगल काउंसलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, ठीक है। काउंसलिंग और लीगल काउंसलिंग में क्या डिफरेंस आएगा? काउंसलिंग लाइक आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो कोर्ट में वो होते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर? नो, इफ़ यू आस्क देम देन वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और कोर्ट में तो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलर नहीं होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपके कोर्ट के आउटसाइड, कोर्ट रूम में नहीं होते हैं, कोर्ट के आउटसाइड आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि अगर आप इस स्टेज तक आए हैं तो आपने अपनी पूरी जो है मानसिक मनोस्थिति को उतना मजबूत बना के रखा है, तब आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, ठीक है। कि लॉ एंड ऑर्डर के पास इंसान तभी जाता है जब वो हर तरफ से सारे अपने एफर्ट्स कर चुका होता है, ठीक है। कोर्ट ये ऐसा प्रिज्यूम करती है इन इटसेल्फ। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो अगर आप एक सेटलमेंट पे जाना चाहते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट है कि ठीक है, हमारा ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो अगर हम म्यूचुअली सेपरेट हो जाएं, ठीक है, लाइक एक किसी एक्सटेंट पे जाके कि ठीक है, आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या हमारी तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए जो हम दोनों की प्रेस्टीज या हम दोनों की डिग्निटी को हैम्पर ना करे, ठीक है। एक तो वो वे हो गया। और फिर दूसरा वे होता है कि अगर मान लीजिए कि लड़की है, उसके साथ कोई भी आप ऐसा वॉलेंस क्रिएट हुआ है, डोमेस्टिक वॉलेंस क्रिएट हुआ है, तो देन सो वो जा सकती है, ठीक है, वो एक नियर बाई किसी पुलिस स्टेशन पे या अपने जुरिस्डिक्शन के या जहाँ रह रही है या जहाँ उसके साथ चीज़ें हुई हैं, एक्सपाइटेड कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे अपना एक क्या कहते हैं कंप्लेंट लॉन्च करा सकती है, ठीक है। कंप्लेंट नोट डाउन कराए, उसके बाद अगर लीगल प्रोसीडिंग में फर्दर जाना चाहती है वो सूट फाइल करे, या जैसे भी उसको जो भी लीगल रेमेडीज़ चाहिए वो उसके लिए बिल्कुल जा सकती है। और सेम एज़ फॉर द मैन कि अगर वो चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़ इसमें अगर कोई ऐसी मतलब लाइक मॉनेटरी आपका कोई इशू है, ठीक है, कि जैसे मैंने बताया कि अभी तो बहुत गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं हम, कि मतलब हमने इतनी लाख की ज्वेलरी तुम्हें दे दी या चीज़ें कर दी, ठीक है। तो अगर आप उसकी रिकवरी के लिए जाना चाहते हो तो फिर वो अदर वे हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में भी लीगल जो आपने कहा काउंसलिंग होती है, तो वो लीगल काउंसलिंग किस तरह से? लीगल काउंसलिंग वो एडवोकेट्स ही करते हैं। वो आपको आईपीसीज वगैरह बताते हैं कि ये कि लॉ में ये मतलब प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है लॉ में, ठीक है, आपके राइट्स ये हैं, ठीक
ठीक है, आपके पर्टिकुलर इसमें राइट्स हैं। आप ये राइट बताइए, जैसे अभी आपने बात कहा कि पहले तो लव अफेयर में आपने गिफ्टिंग्स दे दी और गिफ्ट्स के बाद में आप उससे अब रिक्लेम कर रहे हैं कि विद इंटरेस्ट मुझे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें दिया था। तो क्या कोई ऐसी आईपीसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। ये एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का था, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई गेस मद्रास या कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट इसमें था कि उसने, कोर्ट ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि आप जो भी गिफ्ट्स देते हैं या फिर जो भी आप मॉनेटरी हेल्प या फिर आपकी पेकेनरी जो भी मतलब इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप, उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट आपको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वो आपने लव एंड अफेक्शन में किए हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको ले गई मैगडी की, मैंने पार्टी करा दी आपको, मैं प्यार में थी तो ठीक है, चलो मैंने आपको पार्टी करा दी, अब मैं वो बर्गर कहाँ से ला के दूंगी आपको? नहीं, अब किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें गुच्ची का पर्स दे दिया, मैंने तुम्हें ये परफ्यूम दिया, मेरे सब वापस करो, वो तुमने उस टाइम दिया जब तुम एक लव अफेक्शन रिलेशनशिप में थे और तुमने अपनी मर्जी से दिया, अपने कंसेंट से दिया। बिल्कुल। तो कहीं पे भी वो लॉ नहीं है कि अब वो आपको रिवर्स मिलेगा। बिल्कुल वो नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने एक पर्स दिया या आपने कोई सूट दिला दिया, कोई महंगा कपड़ा दिला दिया किसी ब्रांड का, ठीक है, वो पेरिसेबल इन नेचर है, खराब होने के उसमें नेचर में है, अगर वो खराब हो गया तो फिर वो खराब हो गया ना, तो फिर वो कहाँ से उसको रिवर्स बैक करेगी? जैसे कई बार फिल्मों में दिखाते हैं ना कि उसने मेरे को टेडी बियर गिफ्ट दिया था, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे, जो वो उठा के उसको एक्सचेंज करते हैं। हाँ, ऐसा लॉ में कहीं पे भी नहीं। नहीं, ऐसा इस चीज को लॉ एंटरटेन नहीं करता। बेसिकली लॉ के पास इतने पेटी चीजों के लिए टाइम नहीं है कोर्ट के पास कि वो तो आप कोर्ट का फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इस सब चीज़ों को जब फेस कर रहे होते हैं तो आपने क्या डिफरेंस महसूस किया है? एक सामाजिक तौर पे लोगों का नज़रिया, एक कानूनी तौर पे क्या नज़रिया? लाइक लिव इन रिलेशनशिप के रेफरेंस में, लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल बहुत चल रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मुझे आज लगा आपके साथ करने के लिए, क्योंकि जब हम एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क कर रहे होते हैं ना, बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से परेशान हैं। तो वहीं से आया कि आजकल पहले शायद या तो लोग इतना बोलते नहीं थे, आजकल बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या नज़रिया है एक समाज का और एक लीगल प्रोसीडिंग का? देखिए, लीगल प्रोसीडिंग तो ये कहती है कि देखिए, जो कुछ भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, वो इलीगल है, ठीक है, वो लॉ की नज़र में बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि उसको पहले ही प्रोहिबिट कर दिया गया है, इसीलिए उसको मतलब लॉ में मेंशन किया गया है। चाहे वो बाईगेमी हो, ठीक है, कि मतलब एक पति के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, तो पनिशेबल है, वो ऑफेंस है, उसमें 7 साल की सज़ा बाकायदा मेंशन की गई है कि वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पत्नी के रहते हुए आप तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक आपका डाइवोर्स फाइल नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर मैं लीगल एस्पेक्ट में देखूँ तो इसके ग्राउंड्स हैं कि अगर भाई कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, कि जिसने आपको ऑलरेडी छोड़ के किसी और के साथ वो मतलब परस्यू कर रहा है, ठीक है, उसको उसके साथ उसको समझ में आ रहा है, तो आपको घुट घुट के जीने का क्या मतलब है? आप इस एक्सपेक्टेशन में हो कि वो कल को आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा, इस चक्कर में, ठीक है, एक बंदा तो अपनी लाइफ जी रहा है, एक बंदा वहीं पर स्टक है, ठीक है, उसके पास डाइसी सिचुएशन है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ तो काइंड ऑफ वो झूले की वो बीच में फंसा हुआ है, मझधार में, ठीक है, वो ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। आपके पास ऐसे भी कभी कोई केस आते हैं जैसे कि चाहे लव अफेयर में रहे, जैसे आपने कहा कि उसको बाद में जाके कहीं पे बेच दिया, या कोई बच्चों के साथ सेक्सुअल जब अब्यूज़ हुआ उनको आगे कर दिया, कभी ऐसा हुआ कि इस तरह की जो कोई एक्टिविटी, क्योंकि जैसे आपका मैंने प्रोफाइल जब देखा तो मुझे पता लगा कि आप एडवोकेट के साथ साथ सोशल वर्किंग भी करती हैं, तो क्या कभी इस तरह की कोई चीज़ें आपने रेस्क्यू की हैं? हाँ जी, एक अभी रिसेंट में ही मतलब नियर बाई कानपुर रीजन में बची थी। अब मतलब उसके मतलब लव एंड अफेक्शन में तो नहीं, मैं बहुत ब्रूटल वो बताऊंगी सिनारियो कि उसका जो मामा था, बिकॉज उसकी कई सारी बहनें थी, ठीक है, तो आजकल अभी भी फैटिसाइड होता है, पता ही है सबको, फैटिसाइड हो रहा है, ठीक है, प्रीनेटल टेस्ट होते ही हैं समहाउ छुप छुपा के कि लड़की है तो ठीक मार दो, लड़का है तो कंसीव कर लो, ठीक है, समवेयर कुछ रीजंस में अभी भी ये चली आ रही है अवधारणा, ठीक है, अभी भी मतलब सोसाइटी चेंज हुई है, नो डाउट चेंज हुई है, चेंजेस आए हैं, बट समवेयर ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो उसकी 3-4 बहनें थी। अब उस बच्ची को क्या क्योंकि वो डेफ एंड डम, ना सुन सकती है ना वो बोल सकती है, और उसके मतलब उसका जो मामा है उसने उसको क्या किया, उसको बेच दिया, ठीक है।
तो अब वो जब जैसे कि, और ये मुझे पता चला बिकॉज उसका जो नियर बाई मतलब जहाँ वो बच्ची खेलने जाती थी और जहाँ वो पढ़ने जाती थी ट्यूशन क्लास में, तो उधर मेरा मतलब एक नोन है जिसको पता है, मेरा फ्रेंड कह लीजिए, कि जिसको पता है कि मैं एनजीओ में काम करती हूँ। उस बच्चे ने उसको बताया, कहा कि भैया वो आती नहीं है और उसके घर वाले ऐसे ऐसे कुछ बात कर रहे हैं कि इसको यहाँ से कहीं ले जाएंगे। फिर तो कहे कैसे ले जाएंगे, तो बोला कि कुछ पैसे दिए हैं कहीं ले जाने के लिए, कुछ पैसों में बात हुई है। तो बोले उसके मामा आ रहे हैं अहमदाबाद से, सूरत से आ रहे हैं ना, सूरत या अहमदाबाद, उसने कुछ मेंशन किया, वो लेके जाएंगे उसको। फिर उस बच्ची को, उस डिफ एंड डम बच्ची को, उसके फादर ने ही उसके मामा को सोल्ड आउट किया और वो ब्रॉथल्स पे जा रही थी लिटरली। और जब फिर बच्चे ने किस तरह से डिस्क्राइब कर किया है? वो जो बच्चा था जो उसके मतलब कॉलोनी का ही था, क्योंकि जहाँ वो ट्यूशन पढ़ती थी वो वहाँ ट्यूशन पढ़ता था, वहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी, तो उसने बताया उसकी दोस्ती उससे हो गई थी, क्योंकि वो डेफ एंड डम थी, तो उसका एक होता नहीं है सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका था उस बच्चे का, तो उसको लगा कि ये आ नहीं रही है। तो फिर जब उसने, पड़ोस का घर था, रोज़ चिल्लम चोट होती थी, घर में मारपीट होती थी, क्योंकि माँ इस फेवर में नहीं थी, माँ इस फेवर में नहीं थी उसकी, बट स्टिल ये चीज़ की गई, ठीक है। तो उसके बाद में जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोटोज़ एंड ऑल चीज़ें प्रोवाइड करो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर समहाउ हमारा जो वे होता है करने का, हमने उसमें एक्टिविटी दिखाई और वो बच्ची को पहले ले गए राजस्थान, पहले उसको रिंगस ले गए, फिर राजस्थान में फिर अलवर ले गए, फिर और जो ये चीज़ें होती हैं ना, जब किसी बच्चे को शोल्ड आउट करते हैं तो ये पहले एट सडन एक प्लेस पे नहीं रखते हैं कि ले गया और किसी ब्रॉथल में बैठा दिया, नॉट इन वंस। ओके, पहले उसको टहलाते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस की, मतलब पहले वो बच्ची, और उस ड्यूरेशन में उसको दी जाती हैं ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं कि लाइक बच्ची उसके लिए अपने कॉन्शियस में ना रहे ना, अपने कॉन्शियस में ना रहे, और जो उसके जो हैं क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं उस अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए। अच्छा, इस तरह की मेडिसिन दी इस तरह की मेडिसिन दिए जाते हैं। कितने साल की बच्ची होगी ये तकरीबन 13-14 साल की रही होगी। ओह, तो बट ये है कि टचवुड हमने उसको रेस्क्यू कर लिया, वो पकड़ी गई, राजस्थान से ही पकड़ी गई। तो जब आप रेस्क्यू करते हैं तो उन बच्चों को कहाँ रखते हैं? क्योंकि जब पेरेंट्स ने ही सोल्ड आउट तो किया, हम उन्हें रिहैब सेंटर भेजते हैं। और रिहैब सेंटर सेफ होते हैं? हाँ, रिहैब सेंटर एक्चुअली देखिए, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ठीक है, जेजेबी जिसको कहते हैं, जेजेबी बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। हम सबसे पहले इसको, तो हमारे साथ तो इन्वॉल्व तो रहते ही हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो हमें उनको इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, देन हमें जेजीबी को करना होता है। तो जेजीबी में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और हर प्रोटेक्शन ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर में एक फीमेल का होना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक औरत जो होती है उसके अंदर एक नर्चर वाला जो क्या कहते हैं क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो होता है, ठीक है, कि बच्चा है तो एक माँ अच्छे से, एक औरत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएगी, उसको टैकल कर पाएगी। तो देन हम जेजीबी बोर्ड के पास लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जो उनके लिए शेल्टर होम, रिहैब सेंटर्स, ठीक है, और हम उनको प्रॉपर लिख के देते हैं, ठीक है, इन राइटिंग हम उनको लिख के देते हैं और साइन होता है, ठीक है, कि ये बच्चा हमारे पास, और वो भी हमें ये चीज़ एश्योर कराते हैं जेजीबी कि ये बच्चा यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। आप भी बहुत यंग हैं, जिस टाइम आप इस तरह से किसी को रेस्क्यू करती हैं, तो कभी डर नहीं लगा कि कल को हम पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए? क्योंकि पूरा का पूरा एक गिरोह की तरह काम करते हैं। होता है मैम, होता है, थ्रेटनिंग होती हैं। लाइक एक बार की बात है कि रैंडम कॉल आती है मेरे पास और बोला कि समझते क्या हो खुद को? मैंने कहा यार अब आधी रात को तो कोई क्या ही समझेगा खुद को, कुछ नहीं समझते हैं। मैंने खैर मैं समझ गया, मुझे लगा कि हो सकता है माइट भी कुछ रॉन्ग कॉल हो या फिर कोई ड्रंकन हो, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, सुबह देखते हैं क्या है। पहले तो कॉल ब्लॉक कर देते, या फिर अगर सामने इंटिमिडेशन तो मैम बहुत आती हैं, इंटिमिडेशन की बहुत आती हैं। और समटाइम्स रेस्क्यू वगैरह में गए तो जो ऐसे मतलब लाइक स्लम एरिया के या फिर झुग्गी झोपड़ी में, स्वाति मैम भी हमारे साथ रहती हैं, तो लिटरली स्वाति के तो हाथ पे एक बार ब्लड मार दिया था, वो ब्लेड होता ना, ब्लेड, वो मार दिया था, ब्लेड मार दिया था, हाथ कट गया था, बच्चे को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। और लाइक हमें ही मतलब लाइक इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होते हैं, काइंड ऑफ स्लट या फिर वोर, दिस काइंड ऑफ यू नो देसी टर्म्स। मतलब कि ये होता है कि आप नॉवल का उसके लिए काम करते हैं और उसके बावजूद भी आपको ही उल्टा सुनाया जाता है। बिल्कुल सुनाया जाता है, सुनाया क्या जाता है, और वो फिर ऐसे स्टेयर करते हैं, हमें लगता है कि वो ऑफेंडर नहीं, हम ऑफेंडर हैं। आपके हिसाब से कोई ऐसी एडवाइस, जैसे अभी आपने बताया कि ये बच्ची क्योंकि खुद से कैपेबल नहीं थी और पेरेंट ने उसको आगे सोल्ड आउट कर दिया,
ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि बच्चा को हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देते हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए कि कम से कम इस तरह से बच्चे की लाइफ तो ना ख़राब की जाए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बेसिक ग्राउंड्स पे अगर मैं जाना चाहूँ इस बारे में बात करने के लिए, कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं या आपको पता है कि आप एक लेबर क्लास से आते हैं, ठीक है, तो एक वर्ड होता है प्रोटेक्शन, वो आपको यूज़ करना चाहिए मेडिकल टर्म्स में जो कि है बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। अब जैसे कि लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि हमें चाइल्ड प्लानिंग करनी चाहिए। आजकल के टाइम पे तो लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो अभी हम नहीं करेंगे, लाइक अभी हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बट सबसे पहली चीज़ तो वो है, और समहाउ अगर ठीक है आप नहीं अवेयर हैं या फिर लैक ऑफ नॉलेज है या फिर चीज़ें हैं और आपने कर भी ली है, तो एटलीस्ट राइट टू एजुकेशन सबको है। राइट टू एजुकेशन सबको है, डेफिनेटली। उस बच्चे को एक आप प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना वो दीजिए। इसीलिए शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर वो इंसान शिक्षित है तो वो ऐसे कदम उठाएगा नहीं। हाँ, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। देखिए अभी एक ही घर के अंदर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लोअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को प्रेफरेंस दी है ना, तो वो सही और गलत का सही कहते हैं ना परिभाषित कर पा रहे हैं, सही और गलत को। बिल्कुल। और जो अनएजुकेटेड रह गए हैं तो वो उसे परिभाषित ही नहीं कर पा रहे। उनकी प्रेफरेंस क्या है? पैसा है, और पैसा किसी भी तरीके से आए। अभी मैम लास्ट ईयर जब हम अपरिमिता के थ्रू गए थे, अपरिमिता मेरी एनजीओ, जब हम अपरिमिता के थ्रू हम लास्ट ईयर जब गए, हम ऐसे मतलब झुग्गियों में और सारी जगहों पे, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे से उनसे हमने पूछा कि क्या बनना चाहते हो बेटा, आप क्या बनना चाहते हो? तो सबको पढ़ने की चाह है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास एक इमेजिनरी वर्ल्ड है उनका, जिसको समझना होगा, बट हम नहीं समझते, ठीक है। और ख़ासकर वो अनएडुकेटेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये लगता है कि ठीक है जब हम नहीं कुछ कर पाए, अरे इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। आजकल के टाइम में ये भी तो एक माइंडसेट है ना कि अरे यार कुछ नहीं होता। हाँ, जो कुछ नहीं कर पाते वो कहते हैं कुछ नहीं होता, और जो कर पाते हैं वो कहते हैं सब कुछ हो पाता है। एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने बोला ना कि लीगल प्रोसीडिंग्स में इतना टाइम लग जाता है, या एडवोकेट्स इतना हायर करते हैं, इतने चार्जेस करते हैं, इतने एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, तो न्याय तो पहले ही हार गया। न्याय तो पहले ही हार गया। अगर ये माइंडसेट हमने बना लिया तो न्याय तो पहले ही हार गया, क्योंकि हर कोई अप्रोचेबल नहीं है ना वहां तक जाने के लिए। एग्जैक्टली। और अगर है तो आपके पास जो मीडिएटर्स बीच में बैठे हुए हैं, अगर चलो एक प्रोसीडिंग ये आते हैं, ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, वो इतना एक्सपेंसिव कर देते हैं चीजों को। एग्जैक्टली। जबकि कोर्ट में प्रावधान है कि आपको सरकारी वकील कहते हैं शायद, बिल्कुल है ना, वो मिलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको पहले पैसा चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वहां तक आप अप्रोचेबल ही नहीं है, वही चीज़ है। तो उसके लिए भी मैम यही एक राह है, या फिर मेरे ओपिनियन में यही एक रेमेडी है कि अगर हर इंसान हमारे देश में या फिर हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान अपने लीगल राइट्स को, अपने फंडामेंटल राइट्स को अगर वो जानेगा ना, तो कभी भी इस चीज़ का शिकार नहीं होगा। एक शॉर्टकट में, ताकि अपने फंडामेंटल राइट्स ये लोग जान पाएँ, जाते जाते इनको ज़रूर बताइए। श्योर मैम। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे जैसे कि सब कुछ शिक्षा से ही होना है, शिक्षित रहेंगे तो ही आप जानकारी भी ले पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन का राइट सबको है, ठीक है, वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, वो हमारा लीगल राइट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी चीज़ कि हमारे लीगल राइट्स को जानिए आप, ठीक है, कि अननेसेसरली अब जैसे कि लोग डरते हैं पुलिस वालों से, ठीक है, कि एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि मतलब ये है कि अगर सड़क पे चल रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की बंदे की जान जा रही है, आप देख रहे हो, आप दिल से हेल्प करना चाहते हो उसकी, बट आप उठा के उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते हो, क्यों? क्योंकि वो पुलिस केस बनता है और पुलिस आपसे छानबीन करेगी, आपसे पूछताछ करेगी, तो आप इस चक्कर में नहीं जाते हो। बट मैं आपको बता दूँ, मोटर व्हीकल एक्ट में ये मेंशन है कि उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग, उसको कभी भी कोई कोर्ट केस उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ये लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है उस इंसान को, तो ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, सही कोई भी पुलिस वाले उसको परेशान नहीं कर सकते। ये मोटर व्हीकल एक्ट में अंडर सेक्शन ये मेंशन है प्रॉपर। तो आप अपने लीगल राइट्स जानिए, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे हमारे लीगल राइट्स हैं कि ठीक है, आपके लीगल राइट्स ये हैं कि अननेसेसरली आपको कोई भी पुलिस वाला हो, ठीक है, किसी भी मैटर में अगर आपकी गलती नहीं है, आप इनोसेंट हैं, इफ़ यू आर इनोसेंट देन यू आर इनोसेंट। आप किसी चीज़ से घबराइए नहीं। अगर वो आपका नाम पूछते हैं, आपकी आईडी मांगते हैं, आपका रेजिडेंस पूछते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक बिना हिचके दीजिए।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ लीगल राइट्स हैं। और किसी भी चीज़ के लिए लाइक कोई भी ऑफेंस होता है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इलीगल हो रहा है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनइथिकल हैं, अननेचुरल या अनएक्सेप्टेबल हैं इन सोसाइटी, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, तो आप उसके लिए बेशक अपने लीगल राइट्स का यूज़ करिए और जाइए पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली मैम, ये समझना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे अगर आपको पुलिस दिख जाए या अगर आप कभी ट्रैफिक पुलिस को भी देखते हैं ना, अरे अब तो ये खड़ा हुआ है, पैसे कटेंगे तो वो जो मेंटेलिटी सेट है ना, उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वही बात है कि हमसे वो हैं, हम उनसे नहीं हैं। आप इवन मैम कि हमारे पास जो राइट टू वोट है वो किस लिए है कि हम हर उस पर्टिकुलर जो हायर डिग्निटीज पे बैठे हैं, हम उन हर पर्टिकुलर इंसान से क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको वहाँ बिठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और ये आएगी शिक्षा से ही। तो सबसे फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज़ मैंडेटरी मैम इन एवरी एस्पेक्ट। और दूसरी चीज़ है कि लीगल राइट्स आपको आपके पता होने चाहिए कि जो कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है, ठीक है, कि आपसे कोई पढ़ाई का अधिकार नहीं छीन सकता है, आपसे कोई हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट नहीं छीन सकता है। ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत कम लोग, जैसे कि पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अगर आप उसको मना कर दो तो फिर वो भिड़ जाएगा आपसे कि क्यों, तुम कौन हो, ठीक है। तो उसको ये चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे पास एक फ्री मतलब इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट का राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान ने मुझे दिया है। ये नहीं पता होगा, कोई आर्गुमेंट करता होगा तो वो आगे से बोलता है तू कौन होता है भाई, तुम्हें कौन है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है कि मेरा फंडामेंटल राइट है और मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोले कौन दिया है तुझे, ये कौन कौन होता है तुझे, ये तू कौन होता है रोकने वाला। तो बोलो मैं नहीं होता हूँ, मेरा बाप संविधान है, वो मुझे रोकने के लिए बोल रहा है तो मैं रोक रहा हूँ तुमको। ऐसी विल पावर होना, मुझे लगता है कि एक और फंडामेंटल राइट भी होना चाहिए, विल पावर। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है तो आपको अपना विल पावर तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जो डर है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल मैम। और एक जो हम कहते हैं ना कि मतलब एक प्री डिसाइडेड वो कॉन्सेप्ट से जो हम बंधे हुए हैं ना, जो हमारा एक प्री माइंडसेट बन चुका है कि नहीं हम जाएंगे तो पुलिस वाला पैसे खाएगा, नहीं हम जाएंगे वकील से तो वकील हमारे पैसे लेगा, ठीक है, या हम कोर्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इस चक्कर में मतलब आप एक बार ट्राई तो करो, क्या पता हो जाए और फिर पॉजिटिव सोच के चलें कि हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि क्यों नहीं होगा, हमारे लीगल राइट्स, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है मैम, देखिए कि मतलब आपकी जब आपको पता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपको लॉ ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बताया है कि आपका भी उतना ही अधिकार है, ठीक है, इस विधिक अधिकार में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका है, ठीक है। तो वो आपके लिए भी है, सारे कानून जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं, वो आपके लिए भी हैं, आप इससे अकेले नहीं हो। सही है, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़, मैं उन जो मतलब लड़कियां हैं जो अभी मतलब लाइक एजुकेशन के लिए या किसी भी पर्पज़ से बाहर आती हैं या चीज़ें होती हैं या छेड़खानी हो गई, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसको टॉलरेट ना करें। ये ना घर में से एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि घर में क्या होता है जो हम एज ए सोसाइटी में देखा जाता है, मुझे जैसे हमने कहा कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ या कुछ कहीं टच कर दिया प्राइवेट पार्ट को, तो पेरेंट्स ही पहले कहते हैं अगली बार वहाँ जाना नहीं, छोड़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं Exactly. है। तो पहले वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। अगर फर्स्ट टाइम ये अटैम्प्ट हुआ है तो आपको जाना है, बताना है कि उसने ऐसे किया है। दैट्स वाई मैंने कहा ना मैम कि एक फैमिली में, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहिए, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल कि राइट। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को हर एस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि लाइक ठीक है कि पीरियड्स से लेके सेक्स एजुकेशन से लेके गुड टच बैड टच से लेके, ठीक है, कि सेंसिटिव टच क्या होता है, नॉन सेंसिटिव टच क्या होता है, ठीक है, किसके पास आपको जाना है, किसके पास नहीं जाना है, ठीक है, किससे क्या बात करनी, किससे क्या नहीं बात करनी है, अगर कोई किस तरीके की बातें कर रहा है, ठीक है, तो क्या अननेचुरल है, ठीक है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। वो पेरेंट्स अगर शुरू से मतलब उन चीज़ों के बारे में डिस्टिंक्शन कर देंगे, ठीक है, कि उसके बारे में अंतर बताते जाएंगे बच्चों को, तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना उसी अकॉर्डिंग होगा, तो कल को वो वोकल भी होगा। और अगर इन केस ऐसा नहीं है तो मैं लड़कियों को ये चीज़ स्पेशली बोलना चाहूँगी, चाहे पुरुषों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सारे लॉ हमेशा लड़कियों के लिए होते हैं, पुरुषों के लिए भी होते हैं। तो लड़कियों को सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी विक्टिम होती है ना, तो उसकी आइडेंटिटी
ये लॉ में मेंशन है, प्रॉपर बीएनएस ने मेंशन करके दिया है अंडर सेक्शन 72 बीएनएस में, पहले तो था आईपीसी में, अब बीएनएस में है कि कोई भी विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है कोई भी। आईपीसी और बीएनएस जी, क्या डिफरेंस है? आईपीसी मैम इंडियन पीनल कोड था, 1860 में बना था, ठीक है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो हम उन्हीं के बनाए हुए कानून को जो है फॉलो उसी कर के रहे थे। मद्देनजर चल रहे थे, ठीक है, उन्होंने एक बना के दिया था हमें, हम उसको फॉलो करते जा रहे थे। देन अभी हमारी गवर्नमेंट ने 2023 में इसको फिर बीएनएस कर दिया, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, सॉरी भारतीय न्याय संहिता, किसका मतलब सबको समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये है, और ये 2023 का है एक्ट, ठीक है, उसी को अमेंड करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके कि जो होने चाहिए, क्योंकि वो तो एक टाइम हो गया 1860 का, ठीक है, उस टाइम कैसे समाज था, कैसे चीज़ें थी, अभी कैसा समाज हो गया है, कैसी चीज़ें हो गई हैं, तो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। सबसे तो बड़ी जब बात है। चेंजेस होंगे तो चेंजेस लाने भी पड़ेंगे, चेंजेस लाने तो लॉ एंड ऑर्डर में भी चेंजेस आए उस चीज़ों को देखते हुए कि बहुत सारी ऐसे मतलब उसमें कुछ नए सेक्शंस ऐड हुए हैं। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ कि जो विक्टिम है, कि जिसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है, अगर वो महिला है या कोई भी है, कोई भी विक्टिम है, ठीक है, महिला है, लड़की है, बच्ची है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो कभी रिवील नहीं की जाती है, ठीक है, इवन दो अगर वो बच्ची है तो किस स्कूल में पढ़ती है, फला पढ़ती है, ढेका पढ़ती है, क्या है क्या नहीं, इवन दो अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट का वो बेंचमार्क डिसीजन नहीं बनता है, तब तक उसको रिवील नहीं किया जाता है। तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप ये ना डरें कि मैं बताऊंगी, मैं कंप्लेन करूंगी तो मेरे घर तक बात पहुंच जाएगी, पूरी दुनिया समाज जान जाएगा, नहीं होगा। 1090 है, ठीक है, महिला हेल्पलाइन है, आप वहाँ पे सबसे पहले तो इनिशिएटिव आपको वहाँ पे लेना चाहिए। 1090 विमेंस हेल्पलाइन है। अगर आपके साथ लाइक ऑन रोड कोई चीज़ें होती हैं, आपको लगता नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डायल 100 है, पेट्रोलिंग के लिए है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मतलब इतना अवेयर होना चाहिए आपको, हाँ, पता होना चाहिए, अवेयरनेस रखनी है अपने अंदर कि अगर एक बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है मेरे साथ तो मैं उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल बातें बताई आपने हमें आज, शुरू से लेके एंड तक हर एक वर्ड में कहूँगी कि क्या था, एक तरीके की अवेयरनेस देने वाला था। तो डेफिनेटली जो भी हमारी ऑडियंस इसको देखेगी वो कुछ ना कुछ समझेगी कि हमारे लॉ ने हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है और हमें उसके अपने लॉ को समझने की ज़रूरत है, ना कि उसको उससे भागने की। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू मैम आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।